विकसित भारत एट द रेट 2047 ये टॉपिक है। और इसके पहले भी मैंने बताया कि ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है आगे जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए। विकसित भारत 2047 एक तरीके से विजन है जो नीति आयोग द्वारा डिसाइड किया गया था। विजन इंडिया एट द रेट 2047 नीति आयोग द्वारा डिसाइड किया गया था। उसी के आधार पर भारत सरकार ने ये जो लक्ष्य है डिसाइड किया है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने ऐसे लिखा है कि प्राचीन काल से सोने की चिड़िया तथा विश्व गुरु की संज्ञा से अभिहित भारत ये अमृतकाल, भारत का अमृतकाल है। इसमें भारत अपनी क्षमताओं, भारत में जो विद्यमान संसाधन है, भारत की जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का समुचित तरीके से उपयोग करके और भारत की स्वतंत्रता का जो शताब्दी वर्ष है 2047, उसको जो है भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। इस तरह का लक्ष्य डिसाइड किया गया है और ये लक्ष्य जो है नीति आयोग द्वारा निर्धारित जो विजन इंडिया एट द रेट 2047 पर आधारित। तो वही चीज इसमें बताइए कि भारत अपनी क्षमताओं का समुचित उपयोग करके एक लंबी छलांग लगाकर 2047 तक विकसित भारत इसमें मिसिंग है, विकसित बनने की ओर अग्रसर है, जिसका संकल्प नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए विजन इंडिया 2047 में किया गया था। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन इस तरह से इसका दिया हुआ है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है या इसका निबंध पूछा जाता है तो स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये पहला पैरा हो गया। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बता ही दिए थे आप लोगों को। प्रस्तावना, अर्थ, उद्भव, 2047 ही लक्ष्य क्यों रखा गया, विकसित राष्ट्र के लिए अलग अलग मानदंड जो है क्या क्या है, भारत की वर्तमान स्थिति तथा 2047 की जो अनुमानित स्थिति है उससे तुलना करना है। ये तुलना है ना। और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र हो जाएगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या आधार है तो वो बताना है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या पहल सरकार द्वारा की जा रही है, भारत सरकार द्वारा, इसके बारे में है। प्रभाव, जब हमारा देश 2047 में विकसित राष्ट्र हो जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस मार्ग में बहुत सारी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में बताना होगा। हम 2047 तक विकसित राष्ट्र कैसे बनेंगे इसके संबंध में कुछ मौलिक सुझाव भी हम दे सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ सुझाव दे सकते हैं और लास्ट में निष्कर्ष। तो इतनी चीजें हमें जो है इसमें लिखना है। अब हो सकता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दो चीजें पर्टिकुलर पूछ ली जाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो उसमें जो चीजें पूछी जाती है वही हमें लिखना पड़ती है। ये मैंने एक संभावित चीजें बताई है कि इनमें से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे उसने पूछ लिया कि विकसित भारत 2047 है, इसके क्या आधार हैं और इसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इसके क्या मायने हैं या इसका क्या प्रभाव देश पर पड़ेगा या विश्व पर पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है क्लियर उसमें आपको पूछा जाएगा, जो पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में उसी के हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना होता है। तो ये पहला पैरा हो गया। इसके बाद इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर बताया है, मीनिंग भी हमने पढ़ लिया। वैसे तो विकसित भारत एट द रेट 2047 का मतलब यह है कि भारत 2047 तक अपनी स्वतंत्रता की जो शताब्दी है, शताब्दी वर्ष है 2047, उस समय तक जो है भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में बढ़कर सामने आएगा। इस तरह का जो संकल्प है, इस तरह का जो लक्ष्य है, उसी को कहा गया है विकसित भारत एट द रेट 2047। तो वही चीज इसमें आपसे मैंने बताई कि विकसित भारत 2047
2047 में अपनी स्वतंत्रता शताब्दी यानी 100वां वर्ष तक राष्ट्र को एक विकसित इकाई के रूप में बदलने के बाद सरकार की एक महत्वाकांक्षी दृष्टि है, यह महत्वाकांक्षी संकल्प है, उसका प्रतिनिधित्व ये कर रहा है विकसित भारत @2047। इसमें 4 चीजें मुख्य रूप से बताई जाती हैं, जो उसमें मिसिंग थी, मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। 4 चीजें इसमें आती हैं, मतलब इन 4 जो क्षेत्र हैं, इन 4 क्षेत्रों का अगर विकास हो जाता है तो हम जो है विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो ये ऐसा भी आपको 2 नंबर में पूछ सकता है कि विकसित भारत 2047 के मौलिक आधार क्या है। तो मौलिक आधार ये 4 है। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, यहाँ पर कॉमा आएगा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता तथा सुशासन जैसे विकास के विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? विकसित भारत @2047 के अंतर्गत ये 4 क्षेत्रों को, 4 पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन। इन क्षेत्रों में अगर प्रॉपर तरीके से प्रगति हो जाती है, प्रॉपर तरीके से जो है काम होता है, तो हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, ऐसा कहना है, ऐसा मानना है। तो ये 4 जो क्षेत्र हैं, इनको कहा जाता है विकसित भारत @2047 के मौलिक आधार। जैसे वो कल वाली जो मैंने स्लाइड चलाई थी उसमें मिसिंग था, उसको मैंने ऐड किया है। फिर इसको मैंने डायग्राम के जरिए बताने का प्रयास किया है। क्या हो गया? ये वही चीज जो है डायग्राम में मैंने बताई है। भारत है, इसका आर्थिक विकास, इसकी सामाजिक प्रगति। आर्थिक विकास मतलब जीडीपी में वृद्धि है ना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि है, कृषि क्षेत्र का विकास है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास है ना, सेवा क्षेत्र का विकास है, बेरोजगारी में कमी है, गरीबी में कमी है, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि है ना। इन सभी चीजों का जो विकास है उसको हम कहते हैं आर्थिक विकास। ठीक है, खास तौर से जीडीपी में वृद्धि। जीडीपी के अंतर्गत जो 3 क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों क्षेत्रों का विकास, इसको आर्थिक विकास कहते हैं। तो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति का मतलब होता है कि हमारा जो समाज है ये समृद्ध हो, समाज में विद्यमान जो कुरीतियां हैं वो खत्म हो, समाज में जागरूकता बढ़े, समाज में भाईचारा, बंधुता का विकास हो, इसको कहते हैं सामाजिक प्रगति, है ना। समाज हमारा आगे बढ़े, समाज में किसी प्रकार की कोई कुरीति, कोई रूढ़िवादिता ना हो, है ना, जाति प्रथा है, अस्पृश्यता है, इस तरह की चीजें समाज में ना हो, समाज में एकता की भावना हो, बंधुता का, भाईचारे की भावना हो, सामाजिक समरसता हो, है ना, तो इसको कहते हैं सामाजिक प्रगति। पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इन चारों चीजों को हम अलग से पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए, विकसित भारत @2047 के मौलिक अधिकार बताइए, 2 मार्क्स में आपको पूछा जाता है, तो आपको जो है केवल इन 4 चीजों को लिखना है ना। क्वेश्चन की मैं प्रगति बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, है ना। यही चीज आपको 2 मार्क्स से पूछता है, मौलिक आधार। विकसित भारत @2047 के मौलिक आधार देखिए, विकसित भारत @2047 के मौलिक आधार, है ना, 2 मार्क्स में। ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है और 7 मार्क्स में पूछ सकता है। 2 मार्क्स में अगर पूछता है तो केवल नाम लिख देना है चारों के। 7 मार्क्स में पूछता है तो इनका डिटेल कर देना, बस हो गया, है ना। 7 मार्क्स से पूछता है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा इन चारों को,
लिख करके इनका डिटेल कर देंगे तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग चीज विषय थी। पर्यावरण स्थिरता का मतलब होता है पर्यावरण जो पर्यावरणीय ह्रास है उसको रोकना, पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देना, है ना, पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो इस तरह की गतिविधियां होना, है ना, जिसे कहते हैं जीरो कार्बन, है ना, उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन जीरो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन पर्यावरण, इस तरह की व्यवस्था। अभी हम डिटेल इनका पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा आप लोगों को। तो इस तरह की जो व्यवस्था उसको कहते हैं पर्यावरणीय स्थिरता। सुशासन, गुड गवर्नेंस, सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन, है ना, अच्छा शासन का मतलब होता है कि ऐसी सरकार जो जनता के हितों का ध्यान रखे, है ना, जनता की सुरक्षा करे, जनता के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे, है ना, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करे, है ना, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, लालफिदाशाही है, इससे रहित जो शासन है उसको हम कहते हैं सुशासन। और ये सुशासन जो है एक राम राज्य की कल्पना पर आधारित है ना, इस तरह की कल्पना पर आधारित है राम राज्य, है ना। राम राज्य मतलब राम राज्य में जो है कोई भूखा नहीं सोता, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, किसी का कोई शोषण नहीं होता, है ना, सभी के हितों का ध्यान रखा जाता। तो ये तो आदर्श की चीज है, राम राज्य तो कभी आ ही नहीं सकता है ना, राम राज्य आना संभव ही नहीं। आदर्श की स्थिति, आदर्श को पूरी तरीके से हम लागू नहीं कर सकते, नहीं तो आदर्श नहीं रहे, है ना, आदर्श आदर्श होता है ना। तो राम राज्य की कल्पना पर आधारित है कि राम राज्य नहीं हो सकता है ना। सुशासन को स्मार्ट शासन भी बोलते हैं, स्मार्ट, SAMART, इसको बोलते हैं स्मार्ट। स्मार्ट शासन, स्मॉल, एस का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल मतलब नौकरशाही का आकार छोटा होना, स्मॉल यानी छोटा, नौकरशाही का आकार छोटा होना, नौकरशाही जो है उसका जो काम है कम हो, नौकरशाही क्योंकि काम कम क्यों हो, क्योंकि नौकरशाही जो होती है वो जनता के हितों का ज्यादा ध्यान नहीं रखती है, जनता के हितों की उपेक्षा करने का काम ज्यादा होता है नौकरशाही, और विकास कार्यों में ज्यादा उसका ध्यान नहीं होता है, नियम की काम ज्यादा नौकरशाही करती है। तो नौकरशाही को काम कम से कम दो, ज्यादातर काम जो है प्राइवेट सेक्टर में हो। फिर आता है एम यानी मॉरल, नैतिकता, प्रशासन में, शासन में नैतिकता हो, है ना। नैतिकता का मतलब होता है कि गलत चीज ना होना, भ्रष्टाचार रहे शासन, जनता के हितों की अवहेलना ना करना, जनता के हितों का ध्यान रखना, जनता की सुरक्षा करना, है ना, जिसको जो काम दिया गया है वो काम सही ढंग से करता है तो उसको हम नैतिकता से परिपूर्ण शासन बोलते हैं। ए का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेहता, है ना, शासन का, सरकार का जनता के प्रति जवाबदेह होना ना। जवाबदेह का मतलब ये होता है कि वो जवाब देने में सक्षम हो, मतलब जैसे कोई काम किया, अब उस पर अगर कोई क्वेश्चन करता है तो वो उस पर जवाब दे सके, इसलिए उसको बोलते हैं जवाबदेहता, है ना। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है अकाउंटेबिलिटी। हिंदी में रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं उत्तरदायित्व और अकाउंटेबिलिटी को बोलते हैं जवाबदेहता। तो उत्तरदायित्व थोड़ा सा लचीला होता है, जवाबदेहता ज्यादा कठोर होता है। उत्तरदायित्व का मतलब होता है कर्तव्यों का पालन करना, जवाबदेहता का मतलब होता है कर्तव्यों का अक्षरशः पालन करना। ये थोड़ा सा अंतर है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का। जवाबदेह मतलब जो भी कहा गया है उसका पूरी तरीके से उसको पालन करना पड़ेगा, है ना, मतलब जो कह दिया, मतलब पत्थर की लकीर कहते हैं ना, पत्थर की लकीर, मतलब उससे ना तो इधर होना ना उधर। सेना में जवाबदेहता चलती है ना, चीफ जो कमांडर होता है या जो प्रमुख होता है सेना का या हेड होता है, उसने बोल दिया मतलब ऐसा करना है, मतलब करना है ना।
तो इसको बोलते हैं जवाबदेहिता। सो शासन का जनता के प्रति जवाबदेह होना। आर का मतलब होता है रिलायबल। रिलायबल मतलब जनता का शासन पर विश्वास, भरोसा, है ना। जनता का शासन पर भरोसा कब होगा? जब सरकार जनता के हितों का ध्यान रखेगी, जनता की सुरक्षा करेगी, जनता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगी, तभी जो है जनता का सरकार पर भरोसा होगा। तो उसको बोलते हैं विश्वास, रिलायबल। टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी है ना, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब क्या होता है? जो भी सरकार कर रही है उसको जनता देख सके, है ना। क्या चल रहा है, सरकार किस तरह के काम कर रही है, जब हमें पता होता है तो हम उसको कह देते हैं पारदर्शिता, है ना। सरकार की गतिविधियों की जानकारी जब जनता को होती है, जनता उसकी जानकारी प्राप्त कर सकती है, इसको पारदर्शिता कहते हैं। और ये कैसे संभव हो पाया है? आरटीआई के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो हमें मिला हुआ है, इस अधिकार के माध्यम से शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आई है। क्योंकि हम कोई सूचना मांग सकते हैं, जनता कोई भी सूचना मांग सकती है। लोक सेवा आयोग में क्या चल रहा है उसकी सूचना मांग सकते हैं, हालांकि वो देने से मना करते हैं, है ना। कॉन्फिडेंशियल का सहारा लेकर के उसको मना कर देते, भाई ये कॉन्फिडेंशियल चीज है, हम नहीं बता सकते, कॉपी हम नहीं दिखा सकते हैं, है ना। पुरानी कॉपी नहीं दिखा सकते क्योंकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, ऐसा कह के वो टाल देते हैं। लेकिन जनता जो है जानकारी मांग सकती है। कुछ परिस्थितियों में नहीं दी जाती जानकारी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, बाकी जानकारी दी जाती है ना। तो ये है ट्रांसपेरेंसी। तो इसी को कहते हैं सुशासन, स्मार्ट शासन, है ना। तो ये है सुशासन। तो इस तरह की व्यवस्था कायम करना 2047 तक जो है सुशासन लाना। हालांकि अभी भी जनता सरकार कहती है भाई सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, लेकिन अभी इसमें बहुत काम बाकी है ना। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त करना, भाई भतीजावाद ना हो, जनता के साथ भेदभाव ना हो, जनता के साथ समान व्यवहार हो, जनता की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, महिलाओं की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा। तो ये सारी चीजें सुशासन के अंतर्गत आती है। इसी का आज जो है सरकार का संकल्प है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये कॉन्सेप्ट सरकार का चल रहा है ना। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, ये सुशासन के अंतर्गत आता है ना। क्या कहते हैं? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, मतलब सरकार की भूमिका न्यूनतम हो, सरकार कम कार्यों में हस्तक्षेप करे, तो उसको कहते हैं न्यूनतम सरकार। अधिकतम शासन, शासन अच्छा हो। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्रबंध संचालन ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। सरकार प्रबंध संचालन उस तरीके से नहीं कर पाती जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर करता है, क्योंकि उनके पास जो है स्किल ज्यादा है ना, कुशलता ज्यादा है, स्किलनेस ज्यादा है, उनके पास लोग ज्यादा टेक्निकल है। सरकार के पास क्या है? नौकरशाही है ना। सरकार के पास नौकरशाही है। नौकरशाही क्या करती है? नौकरशाही जो रेगुलेटरी जो काम होते हैं उन पर ज्यादा उसका ध्यान रहता है। तो अब सरकार का काम रेगुलेटरी हो गया है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कराना, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना, ये सरकार का काम ज्यादातर हो गया है। तो नौकरशाही से ये काम लेते जा रहे हैं, क्योंकि नौकरशाही का काम लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, मतलब जो भी काम होते हैं वो डिले होते जाते हैं, काम समय पर नहीं होते हैं। नौकरशाही का एक खास लक्षण है ना। इसमें मैंने कई बार बताया है कि उनके बारे में कहा जाता है, नौकरशाहों के बारे में। एक कहता है कि काम मत कर, काम की सिर्फ फिक्र कर। दूसरा कहता है फिक्र भी मत कर, फिक्र का सिर्फ जिक्र कर।
तो ये नौकरशाहों की प्रवृत्ति है ना। ये कहता है काम मत कर, काम की सिर्फ फिक्र कर, मतलब फिक्र करते रहो, अरे यार ये काम नहीं हुआ, इस काम को करना है ना। दूसरा कहता है फिक्र भी नहीं करना है, फिक्र का सिर्फ जिक्र करना है। जिक्र करना है तो अंदर से कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है, अरे यार ये तो अब काम हो ही नहीं रहा है, बहुत टेंशन है, ऐसा ऐसा है ना। सुबह 11-12 बजे आए और फिर जिक्र करते रहे, और जिक्र करते करते 5 बजे और ये चले गए, तो ये जिक्र होता है ना। फिक्र का सिर्फ जिक्र होता है, तो ये नौकरशाही है। तो इसलिए आज नौकरशाही से ज्यादा काम लिए जा रहे हैं। विकास संबंधी काम आज नौकरशाहों से ले रहे हैं। नौकरशाह में तो आईएएस पदाधिकारी जो होते हैं ना, आईएएस आईपीएस जो होते हैं नौकरशाह होते हैं, है ना। क्योंकि इनके बस का नहीं है ये, इनके बस का काम क्या है, कंट्रोलिंग करना, रूल्स रेगुलेशन बनाना, उनको फॉलो कराना, बस, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था, सुशासन की व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, और 2047 तक ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो ये मौलिक आधार इनको हम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मोदी जी का एक, ये इंग्लिश में है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल प्रोग्रेस है, इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी है, और गुड गवर्नेंस है ना। तो ये है 2047 तक ये चीजें हो जाएंगी, तब हम क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड इंडिया एट 2047। हालांकि इंग्लिश में भी ये ट्रांसलेशन किया, इंग्लिश में भी इसको विकसित भारत ही लिखा मिलता है, हिंदी इंग्लिश में सेम वर्ड मिलते हैं। विकसित भारत एट द रेट 2047 हिंदी में भी इसको लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं। ये एक्चुअली गूगल ने ट्रांसलेट वैसा कर दिया है, लेकिन वो विकसित भारत ही बोलते हैं। ये मोदी जी का संकल्प है कि देश में जो है हमें क्या करना है, रिफॉर्म करना है ना। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, 3 चीजें हैं ये। रिफॉर्म मतलब सुधार, रिफॉर्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, सुधार करना, अलग अलग क्षेत्र में सुधार करना, है ना। सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में रिफॉर्म यानी सुधार करना। परफॉर्म मतलब जो भी हम काम करें उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हमारा होना चाहिए, सही ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो प्रॉपर परफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है उसमें चेंज करना, समय और परिस्थिति के अनुरूप जो है व्यवस्था में परिवर्तन लाना, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये 3 चीजें जो है अलग अलग सेक्टर्स में होती हैं, तो उसको हम कह देते हैं, मतलब अगर ये 2047 तक इनमें इतना सुधार होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परिवर्तन होगा, तो हमारा जो देश है वो 2047 में विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा मानना है ना। तो ये मोदी जी ने जो कहा वो मैंने इसको इस तरह से डायग्राम के माध्यम से बताया है और उसको एट द रेट 2047 से जोड़ दिया है ना। तो ये है इस तरीके से, पिछले स्लाइड में नहीं था, उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया था अलग से। फिर इसका उद्भव ये हमने पढ़ लिया है, पिछली क्लास में मैंने बताया था उद्भव कैसे हुआ। ये उद्भव जो है नीति आयोग का जो विजन है, विजन इंडिया 2047, इससे जो है इसका उद्भव माना जाता है। और इसमें जो लक्ष्य डिसाइड किए गए, विजन मतलब होता है दृष्टिकोण, विजन को इंग्लिश में बोलते हैं दृष्टिकोण, है ना। विजन यानी दृष्टिकोण। तो इंडिया का 2047 में क्या विजन रहेगा, 2047 तक इस तरह से हम काम करेंगे, तो वो है विजन इंडिया 2047 जो नीति आयोग ने डिसाइड किया था। इसको, इसके जो लक्ष्य थे, नीति आयोग ने जो लक्ष्य डिसाइड किए थे, इन लक्ष्य को पाने के लिए मोदी जी द्वारा 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज एक कार्यक्रम शुभारंभ किया, स्टार्ट किया, है ना। तो वही चीज इसमें मैंने बताई है कि विकसित भारत एट 2047 नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज विजन इंडिया एट 2047
जो 2047 तक देश के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसके लक्ष्यों को पाने के लिए मोदी जी द्वारा 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत एट 2017 युवाओं की आवाज का शुभारंभ किया। तो यहीं से जो है इसका उद्भव माना जाता है विकसित भारत एट 2047। ये हो गया था वैसे, तो ये इंग्लिश में है ये चीज, वॉइस ऑफ यूथ, विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ, युवाओं की आवाज, ये जो है इसको स्टार्ट किया है मोदी जी द्वारा। इसका समय है 11 दिसंबर 2023। ठीक, फिर इसको क्यों चुना गया, ये ईयर 2047 का ईयर क्यों चुना गया इसके लिए, ये सब क्लियर ही है सब आप लोगों को। 2047 जो है शताब्दी वर्ष है भारतीय स्वतंत्रता का। 1947 को हम आजाद हुए, तो इसके आजादी के 100 वर्ष हो रहे हैं 2047 में। तो भारत सरकार ने 2047 को ही इसका लक्ष्य बनाया कि 2047 में हम जो है विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, है ना। 1947 में हम जो है अविकसित थे या अल्पविकसित थे, और अभी वर्तमान में है विकासशील, और आगे हो जाएंगे विकसित। इस तरीके से जो है इसको हम बता सकते हैं। तो वही चीज में लिखी, भारतीय स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष 2047 तक पूर्ण हो रहा है, इसलिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भारत सरकार द्वारा रखा गया, जिसमें विकसित भारत के निर्माण की संकल्पनाओं के साथ युवाओं की आवाज, उनके विचारों को जोड़ने, उनके रचनात्मक योगदान को सुनिश्चित करने का प्रयास इसमें सम्मिलित किया गया है ना। तो 2047 का लक्ष्य क्यों डिसाइड किया गया, इसके बारे में मैंने बताया है कि यही वर्ष है जो हमारी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष है। इस समय तक हम जो है विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, इसकी संकल्पना भारत सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा की गई। और इसमें जो युवाओं की जो प्रतिभाएं हैं, युवाओं के जो रचनात्मक कार्य है, युवाओं की जो सोच है, उसको जो है इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके आधार पर ही जो है हम विकसित राष्ट्र बन पाएंगे, है ना। ये भी हमने पढ़ लिया था, विकसित राष्ट्र के लिए क्या क्या मानदंड है, अलग अलग संगठनों द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके द्वारा अलग अलग मानदंड डिसाइड किए गए हैं। लगभग 12 से 13 हजार डॉलर की प्रति व्यक्ति आय अगर हो जाती है तो एक राष्ट्र विकसित हो जाता है। ऐसा मानदंड विश्व बैंक का भी है और यूएनओ का भी है ना। तो वही इसमें बताया कि विश्व बैंक के अनुसार ऐसे राष्ट्र जिनकी प्रति व्यक्ति आय 12,000 डॉलर या 10 लाख रुपए वार्षिक हो तो उसे विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि विश्व बैंक द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, विश्व बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, इसको कहते हैं विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। हर वर्ष ये जारी होती है। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक डिसाइड करता है कि कौन सा देश अल्पविकसित है, कौन सा विकासशील है और कौन सा विकसित है। 3 कैटेगरी में इसमें डिवाइड किया गया है, अल्पविकसित, सॉरी अल्पविकसित हो गए, विकासशील और विकसित। 3 तरह के देश जो है डिवाइड किए जाते हैं, 3 तरह की कैटेगरी इसने बनाई है। तो भारत को जो है अभी विकासशील देश के अंतर्गत रखा है। ये मानदंड भी डिसाइड करता है कि कितनी प्रति व्यक्ति आय तक
कौन सा राष्ट्र जो है विकसित हो सकता है, अल्पविकसित हो सकता है, विकासशील हो सकता है। तो मानदंड भी इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो उसने बताया कि $12,000 से ज्यादा जिसकी प्रति व्यक्ति आय होती है उसको जो है विकसित माना जाता है। और अगर हम रुपए में देखें तो 10 लाख वार्षिक आय। अभी जो है भारत की जो प्रति व्यक्ति आय रुपए में हम देखें तो लगभग 2 लाख है। अभी 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें जो है ये आकलन किया गया है। नहीं, 184 थी पहले, 2023-24 का डेटा 184 का था। और ये मैं बता रहा हूँ प्रचलित मूल्यों के आधार, ये प्रचलित मूल्य के आधार पर है 184। और अभी जो 2024-25 की आर्थिक समीक्षा आई है उसमें 2 लाख करीब है, 2,162,000 रुपए है, ये प्रचलित मूल्य के आधार पर है। और 1,12,000 ये स्थिर मूल्य के आधार पर। अभी इसमें आगे आएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये इस तरीके से अभी नई आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित राष्ट्र की विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें 4 तरह की कैटेगरी इसमें बताई गई है ना। 4 कैटेगरी में रखा गया देशों को। इसमें उच्च जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होना चाहिए, मतलब जीडीपी उच्च होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होना चाहिए विकसित राष्ट्र के लिए। संयुक्त राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को कम आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय तथा उच्च आय की श्रेणियों में रखा है। 4 कैटेगरी में देशों को रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने, है ना। फिर आगे ये बताया है कि कितनी प्रति व्यक्ति आय वाला देश किस कैटेगरी में सम्मिलित किया जाएगा, वो कैटेगरी यहां पर बताई गई है। $1,086 से कम आय वाले जो देश है उनको कम आय वाला देश कहा जाता है। इसमें मैंने कल बताया था ये अल्प विकसित के अंतर्गत आते हैं, अल्प विकसित। ये अल्प विकसित हो गए, ठीक है। 1,086 से $4,255 की आय जिनकी होती है उनको निम्न मध्यम आय की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर $4,256 से $13,205 की आय वाले जो देश है उनको उच्च मध्यम आय वाले देश कहा जाता है। तो ये एक्चुअली इनको कहते हैं विकासशील, है ना। ये है विकासशील देश। $13,205 से अधिक आय वाले जो हैं उनको उच्च आय वाले देश कहते हैं। ये विकसित के अंतर्गत आते हैं, विकसित। ये है विकसित, है ना। तो ये इस तरीके से यूएनओ द्वारा बताया गया है। इसके अलावा अन्य जो मानदंड है उसमें मानव विकास सूचकांक में अच्छी स्थिति होना चाहिए। मैं कल बताया था कि यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है हर वर्ष। मानव विकास सूचकांक में उच्च स्थिति होना जरूरी है। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा, इसमें बताया था कृषि तथा सेवा क्षेत्र से ज्यादा, उद्योग क्षेत्र से ज्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान होना। उन्नत आधारभूत संरचना और शिक्षा स्वास्थ्य की प्रॉपर व्यवस्था होना। आधारभूत संरचना का उन्नत होना यानी आधारभूत जो संरचना है एडवांस होना। आधारभूत संरचना के अंतर्गत मैंने कल ही बताया था कि सड़क है, पानी है, बिजली है ना, परिवहन की प्रॉपर सुविधा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सभी जो है आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है बहुत एडवांस होनी चाहिए, उन्नत होनी चाहिए। तो ये है अभी भारत की स्थिति, और आगे क्या होगी उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। 2047 में भारत गरीब राष्ट्र था, गरीब या इसको हम कह सकते हैं अल्प विकसित, अल्प विकसित।
और अभी स्थिति जो है विकासशील की है। 2024 इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 2025 भी यही है, 2025 अभी चल रहा है और 2047 में ये विकसित हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य है। ये लक्ष्य है ना। ये भारत की स्थिति है, पहले की, वर्तमान की और फ्यूचर की, है ना। अब ये तुलना है आज की स्थिति और 2047 की स्थिति में क्या होगा, भारत क्या हो, क्या स्थिति बनेगी, उसके आधार पर जो ये कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था एट द रेट वर्तमान स्थिति, है ना, और भारतीय अर्थव्यवस्था एट द रेट 2047 की स्थिति। इस तरह से कंपैरिजन करके यहाँ पर मैंने बताया है कि आज की स्थिति क्या है और आगे की स्थिति क्या होगी। तो अगर हम 2023-24 2023-24 में जीडीपी में जो वृद्धि दर रही है वो 8.2% रही है। इसका जिक्र पीछे मैंने किया है, आगे भी आएगा, कई बार जिक्र होगा इसका। और नीति आयोग के अनुसार 2047 तक भारत की विकास दर 9% होना चाहिए, है ना। 9% अगर विकास दर रहेगी तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा मानना है। अभी कुछ समय पहले ही एक विश्व बैंक की रिपोर्ट आई थी, मतलब मुश्किल से एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट होगी, अभी मैंने उसका जिक्र आगे किया है, सुझाव में किया है। उसमें ये बताया गया है कि अभी से भारत की अगर विकास दर 7.8% रहती है, एक औसत, हर बार तो एग्जैक्ट तो रह नहीं सकती, 7.8% एक एवरेज रहती है अभी से। मतलब अभी कितने साल है, 25 है ना, 22 साल, आगामी जो 22 साल है, 22 सालों में भारत की विकास दर मतलब जीडीपी में वृद्धि दर को विकास दर बोलते हैं, ये अगर 7.8% रहती है एवरेज, तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये कुछ समय पहले की रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भारत के संदर्भ में। तो इसका जिक्र अगर हम कर देते हैं तो उसका इंप्रेशन, ऐसी चीजों का इंप्रेशन बहुत पड़ता है। और ये आपको कब पता चलेंगे, जब आप सर्च करेंगे, लगातार जो है जुड़े रहेंगे, करंट से जुड़े रहेंगे, तब आपको इन चीजों का पता चलता है ना। अभी मतलब मार्च की ही रिपोर्ट है, विश्व बैंक की मार्च की ही रिपोर्ट है, 8 दिन पहले की रिपोर्ट है, जिसमें विश्व बैंक ने ऐसा कहा है कि आगामी 22 वर्षों तक अगर भारत की जीडीपी में वृद्धि एवरेज औसत 7.8% रहती है, तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये है, तो इसका यहाँ पर भी हम उसका मेंशन कर सकते हैं, मैंने हालांकि यहाँ पर किया नहीं है। विश्व बैंक के अनुसार भारत के लिए आवश्यक विकास दर औसतन 7.8%। ये इतना जरूरी है, तभी हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएंगे, है ना। तो नीति आयोग ने कहा है 9% होना चाहिए, और विश्व बैंक कह रहा है कि 7.8% भी अगर होगी औसत तो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों का जिक्र हम कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था जनवरी 2024 में $3.7 ट्रिलियन
हो चुकी है तथा 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम इसको वर्तमान में कहें 2025 के हिसाब से तो ये हो गई है 4 ट्रिलियन डॉलर। इसको ये थोड़ा सा और ऐड कर देना इसमें, चाहे तो इसको हटा के इसी को लिख सकते हैं। मतलब ये अभी आज की स्थिति में बता रहा हूं, मार्च 2025 की स्थिति है जिसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। ठीक है, ट्रिलियन मैंने बताया था 10 बिलियन बराबर होता है 1 ट्रिलियन। 10 बिलियन मतलब 10 अरब, 10 अरब बराबर 1 ट्रिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। 1 अरब बराबर 1 बिलियन और 10 अरब 10 बिलियन बराबर 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन को हम 1 लाख करोड़ रुपए भी लिखते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए यानी 1 ट्रिलियन होता है। ठीक है, 2025 तक जो है 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया। ये डॉलर है, ये डॉलर में है। और 2047 तक जो भारत की जीडीपी होगी वो 30 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। ये लक्ष्य है ना। ठीक है, हाँ तो हो गया क्लियर ये यहां तक। प्री इंग्लिश में भी है, इसमें वर्ल्ड बैंक का भी लिख देता हूं, वर्ल्ड बैंक सारी ये है। सर ये 26 में हाँ सर 26 की जीडीपी को 27 से टारगेट करके देना है। 26 अभी 26 कहाँ है? 26 कैसे समझना नहीं क्या बोला? अच्छा अच्छा 2026 का आप कह रहे हैं ना। हाँ तो उस समय 2026 में कैसी क्या रहती है, मतलब आप 2026 के हिसाब से माने तो 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगी, है ना। अब वो उस समय क्या एक निकल के आता है आंकड़ा, वो देखना पड़ेगा। नहीं अभी हम 26 की क्या रहेगी अभी कह नहीं सकते ना। 25 तक का जो उन्होंने लक्ष्य डिसाइड किया 5 ट्रिलियन डॉलर का, और 2026 में कितनी रहेगी ये क्या गवर्नमेंट आंकड़ा देती है वो उस समय देखना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। 2026 में क्या रहा वो लिखना पड़ेगा। 2025 में 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है। अब लक्ष्य प्राप्त हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है पता नहीं, पता चला कि नहीं प्राप्त हुआ तो उसको 2026 में कह दिया कि भाई 2026 में 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य है, तो फिर हमें 2026 का 5 ट्रिलियन डॉलर लिखना पड़ेगा डेटा, क्योंकि अब वो सरकार जारी करेगी आंकड़ा, क्या बोलती है सरकार, भारत सरकार। तो अभी 2026 की स्थिति क्या होगी अभी नहीं कह सकते हैं। आज की स्थिति में 4 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है भारत की अर्थव्यवस्था, और 2025 के एंड तक 5 ट्रिलियन डॉलर का, ये मतलब 2002 जो मैं 4 ट्रिलियन डॉलर बता रहा हूँ ये 2024 में ही हो गई थी, एंड में 2024 के एंड में हो गई थी। ये इसमें डेटा लिखा है जनवरी 2024 का 3.7 है ना। दिसंबर 2024 तक जो है इसका जो आंकड़ा हो गया था 4 ट्रिलियन डॉलर का हो गया था। अब 2025 में इसको 5 करना है। अब 2026 में 5 रहेगा ये ज्यादा हो जाएगा पता नहीं, वो उस समय पता चलेगा जब सरकार बताएगी भाई क्या हुआ, है ना। तो अभी उसको अभी नहीं कह सकते उसके बारे में कुछ भी। उस समय डेटा जो आएगा निकल के वो फिर आपको लिखना पड़ेगा। उस समय जब मैं क्लास लूंगा तो बता दूंगा उस समय भी क्लास रहेगी ना तो उसमें बता दूंगा कि भाई सरकार ने क्या बोला है, क्या लक्ष्य है, कितनी हो गई है भारत की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन में,
उस समय ही पता चल पाएगा, अभी नहीं कह सकते उसके बारे में, है ना। क्योंकि अभी जो उसने लक्ष्य डिसाइड किया है 2030 तक $7 ट्रिलियन होना है, 2025 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 2027 तक सॉरी, ये लक्ष्य है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सारी चीजें। 2027 तक भारत जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 2030 तक $7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो जाएगी, 2047 तक $30 ट्रिलियन हो जाएगी, ऐसे लक्ष्य है। और 2060 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। 2060 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, नंबर 1 पर आ जाएगा। तो ऐसे अनुमान है। अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कह नहीं सकते, क्या बीच में प्रॉब्लम आ जाए, कोरोना जैसी चीज आ गई तो हालत खराब हो सकती, अभी कह नहीं सकते, ये अनुमान है। ठीक है, तो ये है। हाँ, तो ये अभी जो वर्तमान में यानी 2000 मार्च 2025 की जो स्थिति है, इसमें जो है $4 ट्रिलियन हो गई है ना। $1 ट्रिलियन हो गई। ठीक है, और आगे होना है 5। वर्तमान में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में विशेषता के अंतर्गत बताया था कि एक आधार पर 5वीं है और एक आधार पर तीसरी भी है। 2 आधार जो है इसके प्रचलित हैं, 2 तरीके प्रचलित हैं। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर हम कहते हैं तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी के आधार पर हम कहें तो तीसरी अर्थव्यवस्था। इसका मैंने एक्सप्लेन किया था, पहला जो टॉपिक कराया था विशेषता का, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मतलब क्या है दोनों। विदेशी विनिमय मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय शक्ति समता का मतलब क्या होता है, उसमें मैंने बताया था बीच में भी, और मैं जिक्र करूंगा, है ना। तो तीसरी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है ना, पिछले साल ही हो गया था। और 2027 तक ये विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, है ना। यानी अभी 5वीं में तो जर्मनी और जापान, इनको पीछे छोड़ देगा, है ना, जापान की जगह ले लेगा। अभी यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और भारत, ये अभी की स्थिति है। यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी है और भारत, और इसके बाद फिर ब्रिटेन आता है। ठीक है, ये स्थिति है प्रेजेंट। ये विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर। अगर हम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर देखें तो चाइना ऊपर है, चाइना, यूएसए, जापान, है सॉरी, चाइना, यूएसए, इंडिया, फिर जापान, जर्मनी, ऐसा ये है विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर है। अगर हम पी के आधार पर, इसको कहते हैं क्रय शक्ति क्षमता। तो उसमें चीन है, यूएसए, भारत, जापान, ये है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि इंडिया इधर आ जाएगा, 3rd नंबर पर आ जाएगा। तब 2027 में 2027 तक दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी चाइना को पीछे छोड़ देगा, ऐसा अनुमान है। अब ये होगा क्या होगा उसके बारे में भी कहना बहुत मुश्किल है।